हम अब बुलाने जा रहे हैं मंच पर खाद्य मंत्री दयाल दास जी को। दयाल दास बघेल जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगा धमतरी से महापौर रामू रोरा जी को। रामू रोरा जी, आप भी मंच पर आइए। स्वागत भी होगा, सम्मान भी होगा और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। बस थोड़ा हम सवाल करेंगे और साथ ही साथ हम खाद्य मंत्री से भी पूछेंगे धान खरीदी को लेकर सवाल और आने वाले दिनों में विकास की योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी कोमल को मंच पर बुलाना चाहूंगा। कोमल, आप मंच पर आ जाइए और फिर सवाल भी होंगे, बात भी होगी और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। दर्शकों, मैं आपसे वादा करता हूं, ध्यान से सुनिएगा मंत्री क्या कहते हैं और साथ ही साथ महापौर क्या कहते हैं, क्योंकि महापौर के कंधों पर भी दारोमदार होता है। तो ओवर टू कोमल, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। बहुत शुक्रिया दिव्यांश। मैं चाहूंगी आप भी आए, ज्वाइन करें ताकि सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ा सकें और किस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है इन सवालों का जवाब ले सकें। रामू जगदीश रोहरा जी, धमतरी का हम नाम लें, विकास कितना हुआ, आपके आने के बाद क्या बदलाव हुए, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। जी टीवी के सभी व्यूवर्स को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं इस मंच में शायद दूसरी बार आया हूँ, पहले भी आपके बीच में आ चुका था और तब मैंने महापौर का पद लिया था और मुझे भी 10 महीने हो गए बने वहाँ। 10 महीने में जो धमतरी की आवश्यकताएं थी, ज़रूरतें थी, उन सबको पूरा करने का मैंने प्रयास किया और मैंने इस मंच के माध्यम से कहा था कि विकास के काम जो स्वीकृति हैं वो सारी हो जाएंगी और लगभग 200 करोड़ रुपए नगर निगम धमतरी के अंदर में आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में और माननीय अरुण साव जी के नेतृत्व में बड़ा हमको ये काम मिला है। लगभग 200 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो एक बहुत पुरानी मांग थी, जिसमें बहुत घटनाएं दुर्घटनाएं भी हुई हैं। सियावा चौक से दानी टोला हमारा महत्वपूर्ण रोड है जो नगरी को जोड़ता है, एकमात्र रोड है जो नगरी को जाता है, सियावा को जाता है। उसके लिए 62 करोड़ की स्वीकृति मिली और रत्नाबांधा गुंडरदेही रोड छत्रपति शिवाजी चौक से मुजगहन लगभग 4.5 किलोमीटर 4 लेन के साथ स्वीकृति 43 करोड़ की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी धमतरी के लिए उपलब्धि है। आवश्यक जितने हमारी ज़रूरतें थी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमने 90% सफलता प्राप्त कर ली है। रही बात सभी वर्ग के लिए, तो प्रधानमंत्री आवास जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बहुत बड़ा सपना है, जिसको पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी ने पूरा प्रयास किया है। धमतरी में शहर के अंदर में ही इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में लगभग 1000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की विषय है। जो गरीबों के लिए हमने सोचा था वो सपना पूरा हो रहा है। बस स्टैंड एक सपना था, धमतरी में बस स्टैंड बने, हाईटेक बने। 5 करोड़ 7 करोड़ की बजट में एलोकेशन हुआ था, बजट में आया था, लेकिन मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 18 करोड़ का स्वीकृत हुआ है, जिसका वर्क आर्डर भी ज़्यादा ही हो गया। मैं समझता हूँ इसके भूमि पूजन के प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री अगले माह आएंगे और सभी कार्यों का भूमि पूजन होगा। आपको शुभकामनाएं कि जो आपने वादे किए हैं उसे आप पूरा करें। दयाल दास जी के पास चलते हैं। दयाल दास जी, आप एक वरिष्ठ हैं। पहले तो मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। आपके अनुभव से बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक यक्ष प्रश्न करने जा रहा हूं, आपकी इजाजत से। यक्ष प्रश्न है ये, और दर्शक खासकर किसान इस सवाल को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। धान खरीदी और तारीख, क्या संभावना है? देखिए, आप सबको नमस्कार। हकीकत में धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लिए किसानों के हित में बहुत बड़े कार्य है। ये सरकार के लिए भी किसानों के हित में कार्य करना होता है। धान खरीदी के लिए हम लोग धान खरीदी प्रारंभ किए। पिछले साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए हैं और उसका भुगतान भी 1 हफ्ता के अंदर उसका भुगतान भी किसानों के खाता में डाला गया। और इस साल भी हमारा धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हुआ है और धान खरीदी का कार्य चल रहा है। धान खरीदी के लिए व्यवस्था अति आवश्यक है और हमारा सबसे ज़्यादा चिंता रहता है कि इस धान खरीदी में किसी प्रकार किसानों को परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बारदाना का व्यवस्था करते हैं। बारदाना का व्यवस्था हम लोग किए हैं और जहाँ जहाँ बाहर से धान आता है दूसरे प्रदेश से, उसको रोक लगाने के लिए भी हम लोग बैरियर का व्यवस्था किए हैं। और धान खरीदी जैसे ही शुरू हुआ है
हम लोग किसानों से धान खरीद रहे हैं, उसका टोकन, ऑनलाइन टोकन भी जारी किए हैं और 30% टोकन सीधा सीधा धान खरीदी केंद्र से किए हैं और उस प्रकार से धान खरीदी का कार्य चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है। अभी तक के हम लोग जो धान खरीदी किए हैं 122 लाख मीट्रिक टन धान हम लोग अभी तक खरीद चुके हैं, लेकिन और इसमें किसी प्रकार का भी शिकायत नहीं आया है। टोकन जिस दिन का रहता है उसी दिन किसान लोग आ रहे हैं और अपना धान बेच रहे हैं और किसानों से संपर्क करने पे यही बताते हैं कि भाई हम धान बेचे हैं और धान बेच करके घर पहुँचे हैं और घर पहुँचते ही हमारे खाता में राशि डल गया है। मैंने लेकिन इसलिए जोड़ दिया था क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग आपको दयालु कहते हैं। तारीख बढ़ने की संभावना है कोई? जी, तारीख बढ़ने की संभावना है कुछ धान खरीदी को लेकर? धान खरीदी को लेकर के जितना अच्छा हो सकता है हम काम कर रहे हैं और अभी तक के धान खरीदी में ऐसा जो गलत ढंग से धान आए उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी किए हैं और कई राइस मिलर जो गलत किए हैं उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई किए हैं। उसमें कुछ अधिकारी को भी हम सस्पेंड किए हैं और कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि संदेश साफ होना चाहिए कि जनता के हित में अगर काम हो रहा है तो काम आगे लक्ष्य तक पहुंचेगा ज़रूर उसी दिशा में। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। रामू जी, आपके पास आना चाहूँगी। बीजेपी के संगठनात्मक नेतृत्व में आप मंत्री भी, प्रदेश महामंत्री, और इस तौर पर अगर मैं कार्यकर्ता और जनता के बीच संवाद को लेकर एक रणनीति की बात करूं, क्योंकि रणनीति बेहद ज़रूरी है, तो उस रणनीति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में प्रदेश मंत्री का दायित्व मुझे मिला। प्रदेश की राजनीति में आया तो मुझे लाने वाले माननीय श्री अरुण साहू जी थे और उसके बाद प्रमोशन हुआ, महामंत्री बना, लेकिन अनुभव संगठन का था, जिला का अध्यक्ष भी रहा और वर्तमान में नगर निगम का महापौर भी होने के नाते कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत होती है, प्रदेश में भी बातचीत होती है और समन्वय करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल काम करते हैं, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगठन को भी मजबूत करने का काम वहाँ रह के कर रहे हैं और जो दायित्व मिला है, जनता के प्रति जो जवाबदारी है, उसको भी निभाने का पूरा प्रयास है। हमारा जो उद्देश्य है, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, चाहे हम करें चाहे हमारा कार्यकर्ता काम ले आके दे कि जनता को कोई तकलीफ है उसको वहीं सॉल्व करें और ये इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। एक संगठन का अनुभव होने का कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। मैं थोड़ा सा ना बहुत पहले जा रहा हूँ, जब सरपंच आप हुआ करते थे, कुछ यादों के झरोखे से, मतलब आपने एक कह लीजिए कि ये मैं कई जो युवा पीढ़ी सुन रही होगी इस बात को, ज़मीन से आसमान तक कितना मुश्किल वो दौर रहा है। एक मतलब कह लीजिए बहुत कुछ आपने देखा होगा, समझा होगा। अब सवाल ये है कि आप एक वरिष्ठ हैं, लेकिन आप ही के मंत्रिमंडल में कई युवा नेता हैं। मैंने कई युवा नेताओं से बात भी की जो मंत्री हैं, उनकी अपनी सोच है, आपका अपना विजन है, तालमेल कैसा बैठ रहा है? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही है कि शुरुआत में हम काफ़ी लंबा समय तक के ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूँ। सन 83 से लेकर के 2000 तक के ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूँ और ज़मीन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस बीच में क्षेत्र में भी अपना दौरा करते थे। पार्टी से जुड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा था शुरू से ही और सरपंच रहते रहते अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा सा संपर्क बनाया और सरपंच 2000 के बाद जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़ने का अवसर मिला, उसमें भी विजय प्राप्त हुआ और उसके बाद 2003 में पार्टी ने पुनः टिकट दिया और टिकट मिलने के बाद जनता का आशीर्वाद, संगठन पार्टी का आशीर्वाद से विधायक चुन करके आया और विधायक बनने के बाद लगातार क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और सरपंच से लेकर यहाँ तक का सफ़र वाकई में चुनौतीपूर्ण रहा है, ये तो अब तक हम समझ गए। रामू जी, अगर अब मैं आगे का सवाल लूँ तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश महामंत्री और ऐसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पार्टी पर भरोसा बनाना और लोगों के लिए काम करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर हो जाता है, थोड़ा या फिर ज़्यादा ये भी कह सकते हैं, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, नक्सल एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिसको चुनौतीपूर्ण
हमारी सरकार सामना कर रही है। देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार नक्सलियों को देख रही है, और जो आप सभी देख रहे हैं नक्सल मुक्त की बात हुई है, वो एक समय सीमा के अंदर में वो पूरा भी हो रहा है। चुनौती बहुत ही नक्सलियों के बीच में जाके काम करना, संगठन का काम करना और कार्यकर्ता को काम करने में दिक्कत भी होती थी। कई घटनाएं भी हुई, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत भी दी हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही हैं, और परिस्थितियां बदलने के बाद संगठन अच्छे से मजबूत होगा। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जा पाएंगे। आने वाले समय में हर गांव में, हर बूथ पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखेगा। रामू जी, संक्षेप में आपसे एक जवाब लेना चाहूँगा। धमतरी की जनता ने जो आपने जो उनसे वादे किए थे, वो वादे उन्हें याद होंगे। कुछ जिक्र कर रहा हूँ वादों का। मेडिकल कॉलेज, गंगरेल की हम बात करें, पर्यटन क्षेत्र के विकास के तौर पर, और पीएम आवास घर उपलब्ध कराना। धमतरी की जनता आपको ध्यान से सुनेगी, सटीक जवाब। देखिए, जो वादे किए थे उस पर हमने 90% सफलता प्राप्त की है। नगरीय प्रशासन मानती है, उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी खुद सभी नगर निगमों की मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक चीज़ चर्चा करके पूछते हैं, हर बैठक में पूछते हैं कौन से काम वादे किए थे और कौन से काम पूरे हुए नहीं हुए। मुझे गर्व महसूस होता है कि लगभग 200 करोड़ काम की स्वीकृति मिलना एक छोटे से नगर निगम में। शिक्षा क्षेत्र में नालंदा परिसर की 11.5 करोड़ की स्वीकृति होना, 500 सीटर स्टेडियम मिलना, 7 करोड़ का स्टेडियम की स्वीकृति मिलना, और ऑडिटोरियम जो 5 साल भूपेश की सरकार में अधूरा पड़े रहा, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने उसके लिए भी 7 करोड़ जारी किए, उसका भी वर्क ऑर्डर टेंडर हो गया। बस स्टैंड मैंने कहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा परिसर के साथ साथ कॉलेज के अंदर में छात्रावास का परिसर भी निर्माण हो रहा है, छात्रावास 100 सीटर भी बन रहा है। मेडिकल कॉलेज की रही बात, हमने प्रस्ताव दिया है, चूँकि सेंट्रल का मामला है, एक प्रस्ताव हमारी तरफ से जा चुका है। किसी भी क्षेत्र में माननीय विष्णुदेव सहाय जी के नेतृत्व में, माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं हो रही। आने वाले समय में जो हमने वादे किए, एक विशेषकर एक रुद्री रोड रुका हुआ है, जो किसी कारणवश वहाँ की जनता ने आपत्ति की थी, इस कारण रुक गया है, लेकिन वो भी अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ जो वादा हमने किया है उसको पूरा करेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, हमारा ये वाक्य चरितार्थ होगा। बिल्कुल। और अब मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी सर, क्योंकि अगर मैं शुरुआती सफ़र की बात करूँ तो आपने अब तक जो चुनौतियाँ पार की हैं, वाकई में आपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के दिल में घर बनाया, एक जगह बनाई। ऐसे में अगर मैं संवाद स्थापित करने की बात करूँ, और परस्पर जो संवाद होता है वो बने रहना चाहिए ताकि वो जगह है वो कायम रहे, तो यहाँ पर चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। किस तरह की चुनौतियाँ आई रही हैं? क्या है, चुनौतियाँ तो है, और उसका माननीय विष्णुदेव साय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सब मिलकर के उसमें चुनौती का सामना कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा, आज राशन दुकान के बारे में कहना चाहूँगा। तो जब शुरुआती दौर देखेंगे, जब ये 2000 की बात करते हैं, उससे पहले 2000 की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में हकीकत में देखा जाए तो काफ़ी भूखमरी था, भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते थे, और काफ़ी तादाद में यहाँ के मजदूर पलायन करते थे। इन सभी बातों को देखते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न योजना लागू किया गया, जिसमें 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल दिया गया। तब से हकीकत में किसान और मजदूर भरपेट भोजन के साथ साथ विकास और तरक्की को और आगे बढ़े हैं। उस समय चुनौती ये था, जैसे कि राशन सामग्री भेजने के लिए काफ़ी परेशानी होता था, नदी में पुल नहीं था, रोड नहीं था, गोदामों की संख्या कम था, ये एक चुनौती था। लेकिन हकीकत में हमारे सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा इस चुनौती का सामना करते हुए, पूर्व में जो राशन कार्ड हमारे यहाँ था, वो उनका संख्या 42 लाख था, और आज राशन कार्ड की संख्या 82 लाख हो गया है। और रह गया इसमें खाद्यान्न योजना के तहत उसमें जो थम्स लगा करके जो चावल वितरण कर रहे हैं, और जो इस राशन कार्ड में वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से चाहे मजदूर कहीं भी गया हो, थम लगा करके अपना राशन वहीं से कोई भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। और दूसरे तरफ देखा जाए कि प्रदेश में भी
जो राशन वितरण का काम है, आज जैसे बस्तर में वो एक योजना चल रहा है नियत नेल्लानार, उस योजना के तहत भी हम लोग मुफ्त में राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। वहाँ पे चावल भी मुफ्तम दे रहे हैं, चाहे गुड़ की बात हो गुड़ भी मुफ्तम दे रहे हैं, और गुड़ के साथ साथ चना भी मुफ्तम दे रहे हैं, शक्कर भी मुफ्तम दे रहे हैं। जो भी राशन सामग्री है वहाँ पे मुफ्त में दिया जा रहा है, और इसका लाभ निश्चित रूप से बस्तर वासियों को इसका लाभ मिल रहा है। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में देखा जाए तो ये चावल का जो वितरण है ये सुचारू रूप से चल रहा है। प्रत्येक महीना चावल मिल रहा है। पिछली बार तो हम लोग 3 महीना का चावल एक साथ वितरण किए हैं। तो इस तरह से चावल के लिए ज़रूर हम लोगों को चिंता रहता है, प्रतिदिन चिंता रहता है कि हर महीना चावल वहाँ पहुँचे और प्रत्येक जितने राशन कार्डधारी है उनको चावल मिले, और वो भी चावल मिले तो साफ़ सुथरा चावल मिले। इसके लिए हम काम करते हैं। हम तो कभी कभी जा कर के अपना ये जो गोदाम है वहाँ भी चावल जा कर के देखते हैं कि कहीं गलत ढंग का चावल तो नहीं वितरण हो रहा है, लेकिन अभी शिकायत नहीं मिला है। जहाँ भी चावल जा रहा है साफ़ सुथरा चावल जा रहा है, और प्रत्येक महीना राशन कार्डधारियों को राशन मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इतना बेबाकी से जवाब देने के लिए सर, और रामू जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि लगातार क्षेत्रों में विकास हो रहा है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहे हैं, वो तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया कोमल। और मैं आप दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ मंच पर बने रहिए। हमने सवाल किए और आपने बेबाकी से जवाब दिए। बतौर खाद्य मंत्री दयादास जी, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आपने आगे के लिए जो प्लान बनाया है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, किसानों को फ़ायदा हो, धान खरीदी के मसले पर और भी कई नवाचार फैसले हों। और साथ ही साथ रामू जी, मुझे लगता है कि आपके इलाके के लोग, आप 40 वार्डों में घूमकर आए थे, आपके इलाके के लोग भी प्यार से आपको रामू जी कहते होंगे। उन्होंने भी आपसे बहुत उम्मीद रखी हैं। उन उम्मीदों पर आप खरे उतरें, यही हमारा विश्वास है।